Hello friends, welcome to Purnima classes. My name is Purnima. I hope you are doing well at your home. So today we start second part of the Rise of Nationalism in Europe, class 10 chapter. So first we can see the topic, the making of nationalism in Europe. अब आप देखेंगे इन मिड 18th सेंचुरी देयर इज नो नेशन स्टेट एग्जिस्टेड, यानी कि मिड 18th सेंचुरी तक कोई भी नेशन और कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था इंडिपेंडेंट नेशन में। फिर देयर इज नो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, और हमें एक और चीज, हमें यूनिटी भी देखने को नहीं मिली थी क्योंकि लोग इतना अवेयर नहीं हुए थे, लोग एजुकेटेड भी नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं था कि फ्रीडम क्या होता है, इक्वलिटी राइट्स भी होने चाहिए, वोटिंग राइट्स भी होने चाहिए। तो इस तरीके की चीजें, सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिली थी मिड 18th सेंचुरी तक। फिर हमने ये भी देखा कि जर्मनी जो था वो डिवाइडेड था किंगडम्स में, इटली डिवाइडेड था डचेज में, और स्विट्जरलैंड डिवाइडेड था कैंटोन्स में। अब अगर हम सोसाइटी ऑफ यूरोप की बात करें तो हमने टू टाइप्स की सोसाइटी देखी है यहाँ पे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, पीजेंट्स क्लास, जो अभी तक देखी है। एरिस्टोक्रेटिक क्लास कौन सी थी? जो एलिट, जो रिच क्लास हुआ करती थी। और पीजेंट क्लास कौन सी थी? जो पुअर क्लास हुआ करती थी। अब 1750s में क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो उसके बाद एक जो न्यू मिडिल क्लास है उसका बर्थ हुआ। और वो एजुकेटेड मिडिल क्लास मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि वो लोग क्या होने लगे, थोड़े बहुत पैसे आने लगे तो वो ट्रेडर्स बन गए। ट्रेडर्स के पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे तो उन्होंने सोचा कि एजुकेट होना चाहिए, तो वो एजुकेशन लेने लगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बर्थ ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास भी आप कह सकते हैं इसको। इन लोगों ने टू टाइप्स ऑफ फ्रीडम की बात की। फर्स्ट इज पॉलिटिकल, सेकेंड इज इकोनॉमिक। पॉलिटिकल फ्रीडम में वो क्या चाहते थे? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर किसी की, हर इंडिविजुअल की एक फ्रीडम होनी चाहिए। सेकंड, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर होने चाहिए। गवर्नमेंट बाय कंसेंट और राइट टू गेट इलेक्टेड, ये दोनों अगर हम कंबाइन करके देखें तो ये दोनों राइट सिर्फ उनको थे। गवर्नमेंट में क्या था? कंसेंट के थ्रू गवर्नमेंट आनी चाहिए, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाए वो जनता के द्वारा चुने जाए। और राइट टू गेट इलेक्टेड, उन्हीं को राइट्स मिलना चाहिए जिनके पास ओन प्रॉपर्टी हो, यानी कि विदाउट मैन ओइंग प्रॉपर्टी वो राइट टू वोट नहीं कर सकते, ना इलेक्ट हो सकते हैं। और अगर हम इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम होनी चाहिए मार्केट्स के अंदर, सब लोगों को अपना अधिकार है कि वो किस टाइप के प्राइसेस को रखना चाहते हैं। दूसरा, रिमूव स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, और जो स्टेट की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको इम्पोज किया जाए। और 1834 में क्या किया कि जो मार्केट, जैसे एसोसिएशन आपने देखा होगा कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है पर्टिकुलर, इसी तरीके से 1834 में कस्टम यूनियन ज़ोलवेरिन करके नाम रखा गया उस ऑर्गेनाइजेशन का और उस मतलब एसोसिएशन का, कि जो प्रशिया के अंदर रखा गया था, जिससे क्या है कि एक फिक्स्ड रूल्स हो सके, रेगुलेशंस बनाए जा सके, प्रॉपर रन कर सके वो चीज, तो उसको देखने के लिए भी कोई एसोसिएशन होना चाहिए। और जो प्रॉपर मेजरिंग यूनिट है, जैसा कि मैं आपकी बुक में भी दे रखा है, 1L को रखा गया, जिसका मतलब होता है 55 और 57 सेंटीमीटर। और इसके बाद देखा गया कि 1850 में बैटल होगा, वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। इसमें क्या होगा? नेपोलियन हार जाएगा। नेपोलियन वर्सेस, ये किसके बीच में हुआ था? प्रब कंट्रीज। P फॉर प्रशिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया, B फॉर ब्रिटेन, इन सब कंट्रीज के बीच हुआ था और नेपोलियन हार गया था। अब नेपोलियन जब हार जाएगा तो प्रब कंट्रीज जो है वो एक ट्रेटी ऑफ वियना करके एक ट्रेटी साइन करेंगी, क्योंकि हर वॉर के बाद क्या होता है? एक ट्रेटी साइन होती है, और ट्रेटी ऑफ वियना में कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे, ये इनके द्वारा साइन की जाएगी प्रब कंट्री से। पर इसको होस्ट कौन करेगा? जो चांसलर होगा ऑस्ट्रिया का, ड्यूक मैटर।